हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं शाकुंतलम गुरुकुल। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल देखा था कि चार्ज क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था काइंड्स ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ चार्ज। तो इसमें हमने देखा था कि चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज निगेटिव भी हो सकता है। जैसे प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है निगेटिव होता है। और साथ ही में हमने क्या देखा था कि जो चार्जेज होते हैं, जो चार्ज होता है, और साथ ही में हमने क्या देखा था कि जो चार्ज होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल। ठीक, या फिर यहाँ पे आप लिखना चाहे तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स लिख सकते हैं, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी ना कहकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ओके, जस्ट लाइक और किस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की बात की थी हमने, जस्ट लाइक मास। ठीक, अब मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो उसका कुछ यूनिट भी होगा, यानी उसको मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है, जैसे किलोग्राम, ग्राम। ओके, उसी तरीके से चार्ज भी अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो इसकी भी कुछ यूनिट होनी चाहिए, तो होती भी है। यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। इसको एब्रेविएशन फॉर्म में C से रिप्रेजेंट, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज। ये कूलम्ब चार्ज होता क्या है? ओके, 1 कूलम्ब चार्ज होता क्या? तो अगर हमारा ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है लेफ्ट टू राइट, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है लेफ्ट टू राइट। ओके, तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी हमने ले लिया। ओके, क्या क्या मतलब हुआ, जैसे ये वायर है, ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट पी से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है 1 सेकेंड तक, तो टोटल जो चार्ज फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से 1 सेकेंड में वो होता है 1 कूलम्ब। ओके, तो इसको लिख लेते हैं 1 कूलम्ब, सॉरी 1 कूलम्ब is the charge which flow from a wire in 1 second if current flowing through wire is 1 एम्पियर। ओके, और आपने 10th स्टैंडर्ड में ये फार्मूला तो पढ़ ही रखा होगा, Q इक्वल्स टू I इंटू T। ओके, तो अगर हम लोग करंट, ये I क्या है, यहाँ पे करंट है, तो I हमारा कितना है 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर
और समय कितना है, कितने समय के लिए वायर में फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड, तो ये हो जाता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है गाइस, कूलम होता है, कूलम, तो 1 कूलम। ओके, तो ये रहा 1 कूलम का डेफिनेशन। अच्छा, हमने इलेक्ट्रॉन्स पे तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पे चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के ही इक्वल होते हैं, बस अपोजिट इन नेचर होते हैं। लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, या फिर प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए, जो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तो E प्लस से दिखाते हैं हम लोग प्रोटॉन पे चार्ज को, क्यों, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतने ही अमाउंट का चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन पॉजिटिव इन नेचर होता है, या इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन के चार्ज को E प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ओके, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो E माइनस, तो सेम अमाउंट का चार्ज होगा बट विथ नेगेटिव साइन। ओके, ये तो हमने यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या होता है, ओके, और एक कूलम का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ओके, तो हमारा जो नया हेडिंग है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम क्या पढ़ेंगे गाइस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे जेड रहेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब अगर इस पूरे यूनिवर्स में हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चार्ज कैरी कर रहा है। तो इसी तरीके से प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स पे भी क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज है, तो प्रोटॉन्स क्या कर रहा है, चार्ज को कैरी कर रहा है। ओके, तो अगर पूरे यूनिवर्स में हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही सबसे बेसिक लेवल पे चार्ज कैरियर्स हो, यानी इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से छोटे चार्ज कैरियर्स नहीं हो सकते, छोटे चार्ज नहीं हो सकते हैं, ठीक, जो सबसे छोटा चार्ज का यूनिट है, चार्ज कैरियर्स है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही हैं, ओके, तो इस पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज होने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई चार्ज क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, ओके, इनफैक्ट ये एक स्फेरिकल सेल है, और इस सेल पे चार्ज चिपका हुआ है, यानी इस सेल के सरफेस पे चार्ज है, यानी ये स्फेरिकल सेल क्या है, चार्ज है, ठीक, इस पे कितना चार्ज है, मान लेते हैं कि कैपिटल Q चार्ज है। ओके, तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है, अगर यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही बेसिक चार्ज कैरियर्स हैं, इनसे छोटे और चार्ज कैरियर्स नहीं हो सकते, तो ये जो इस स्फेरिकल सेल पे जो टोटल चार्ज कैपिटल Q है, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के या फिर प्रोटॉन पे चार्ज के। ओके, यानी जो कैपिटल Q होगा इसको हम लोग लिख पाएंगे n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, E, ओके, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हमें सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड दिखाना है तो E प्लस -9 लिखकर सिंपली E लिख देते हैं, तो E स्टैंड फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है,
ओके। और हम लोग जानते हैं कि जो इंटीजर होता है कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ओके ना। जैसे -2, -3, -4, 1, 2, 3, तो -2, -3, -4 ये सब निगेटिव इंटीजर हो गए और +1, +2, +3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ओके। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि यूनिवर्स में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उससे अगर चार्ज है तो हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसका, ओके। फॉर इसको और अगर डिटेल में समझना चाहे तो समझ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर एक मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है, हर एक मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है। तो बेसिक लेवल पे क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर का जो सबसे फंडामेंटल ब्लॉक होता है या यूनिट होता है वो होता है एटम, ओके। और एक एटम के विषय में हम लोग जानते हैं कि उसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जिसपे कोई चार्ज ना हो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इसपे जो Q यानी जो चार्ज होता है वो होता है 0, ओके। और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है, इससे जो होता है सेम अमाउंट का चार्ज होता है बट अपोजिट इन नेचर, यानी प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है, ओके। और हम लोग जानते हैं एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, अगर वो एटम न्यूट्रल है या फिर अपने ग्राउंड स्टेट में है तो, ओके। यानी अगर एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जब भी एटम होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, ओके। अब क्या होगा, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो मान लीजिए पहले इसके पास n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इस एटम में n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे हम लोग अगर बात करें हीलियम का, हम लोग क्या बात करें हीलियम का, तो हीलियम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद उस न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ओके। अब इसमें से हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, यानी अब इलेक्ट्रॉन ये नहीं रहा। तो अब क्या हुआ, इस हीलियम एटम के पास 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ओके। शुरू में जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो ये पूरे एटम पर चार्ज क्या था, 0 था। क्यों 0 था, क्योंकि इस एटम का जो हीलियम चार्ज ऑन हीलियम एटम, ओके। तो कितना हो जाएगा, कितने चार्ज करियर से, 2 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 प्रोटॉन्स है तो 2 इंटू प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। फिर उसके बाद +2 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। यानी जब हीलियम जो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो उसपे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी वो क्या था, उसपे नेट चार्ज 0 था, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब हमने क्या किया है, उस हीलियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, तो अब हीलियम पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ओके। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हीलियम पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन हीलियम। अब 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाल दिया हमने, ये हीलियम एटम ना रहकर हीलियम आयन बन गया। आई होप आप केमिस्ट्री में इतनी आयन और एटम के विषय में डिफरेंस जानते होंगे। तो इस पे जो चार्ज होगा 2 इंटू कितने प्रोटॉन है, 2 है, तो 2 इंटू प्रोटॉन पे चार्ज यानी E प्लस, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है, तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यानी E माइनस, ओके।
प्रोटॉन पे चार्ज कितना है गाइस? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1 निगेटिव साइन के साथ, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यानी क्या हुआ? ये जो हीलियम आयन है इस पे अब कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मैंने अभी क्या बताया कि यूनिवर्स में आप कोई भी मटेरियल ले लीजिए, या तो वो एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक एटम हो सकता है, या फिर एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ कोई एक स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे ये एटम और एटम के मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना हुआ मार्कर है। तो इस पे जो चार्ज होगा या फिर एटम पे चार्ज होगा, ये सारे के सारे मटेरियल कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा, वो हमेशा ही क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज मतलब n इंटू ई के फॉर्मेट में होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं शब्दों में, यानी चार्ज ऑन ईच मटेरियल या मटेरियलिस्टिक बॉडी वो बोल सकते हैं, मटेरियल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, आप इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। तो इस केस में देखते हैं कि इस पे जो चार्ज नेट चार्ज है, चार्ज ऑन हीलियम आयन, क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका? देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज ऑन हीलियम आयन को Q से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारा Q क्या है गाइस? कैपिटल Q आया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि नहीं, यानी हम लोग इस Q को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो Q की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं? क्वांटाइजेशन अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो Q इक्वल्स टू n ही होगा, यानी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट Q इक्वल्स टू n ही होना चाहिए। ओके, तो Q की जगह हम लोग लिख लेते हैं n टाइम्स ऑफ E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, जहां पे n इंटीजर है इसको फर्दर आगे बढ़ाइए, तो n E की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ना लिखें, यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज होता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो आप प्रोटॉन पे भी लिख सकते हैं, उसके लिए n डिफरेंट आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेकर चलेंगे तो उसके लिए n डिफरेंट आएगा। कुल मिला के आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि आपको एक ऐसा इंटीजर मिलना ही मिलना चाहिए कम से कम कि Q इक्वल्स टू n फॉर Q को n इंटू E के फॉर्म में लिखा जा सके। ओके, तो n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये चार्ज का यूनिट कूलम हो गया। ओके, तो यहाँ से n क्या मिल रहा है गाइस? n इक्वल्स टू, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है तो -1 इधर चल जाएगा, तो n इक्वल्स टू -1 और कूलम से हम पे कूलम भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर मिल गया n इक्वल्स टू -1। इसका मतलब ये है कि जो हीलियम आयन पे जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज क्वांटाइज्ड। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? उस मटेरियल पे जो टोटल चार्ज यानी कैपिटल Q है, उससे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है यानी E, अगर उससे डिवाइड करने पर हमें एक इंटीजर मिल जाता है। हमें क्या मिलता है? एक इंटीजर हो सकता है वो पॉजिटिव हो और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक ना, कुल मिलाकर इंटीजर मिलना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। ओके, और अगर हमारा ये अजम्पशन सही है कि इस पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही सबसे छोटे चार्ज कैरियर्स हैं,
तो चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन हमेशा ही क्या होगा, वेरीफाइड होगा, या फिर हमेशा ही क्या होगा, सही होगा। ओके, तो अगर चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन पता करना है तो जो भी मटेरियल दिया गया है उस पर टोटल चार्ज कितना है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, आप ये करने पर अगर आपको एक इंटीजर मिल जाता है तब हम लोग कहेंगे चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब ये है, अगर हमारा ये अजम्पशन सही है, अजम्पशन हम लोग क्या मान लेते हैं, अजम्पशन, इस पूरे प्रोसेस में क्या हमने अजम्पशन माना है गाइस, अजम्पशन क्या माना है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर in whole universe is only electron and प्रोटॉन। ओके, ये अजम्पशन है। अगर हमारा ये अजम्पशन सही है, क्या, अगर हमारा ये अजम्पशन सही है तो हमारे पास कभी भी इस फॉर्म में चार्ज हो ही नहीं सकता। आप ही बताइए, क्या 1/2 इंटू ई माइनस ये चार्ज यूनिवर्स में पॉसिबल है क्या? यानी कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन से भी आधा चार्ज हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर पॉसिबल है तो ये जो हमने अजम्पशन मानकर ये पूरा क्वांटाइजेशन की थ्योरी दी है ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर्स इन द यूनिवर्स इज ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। इससे छोटे चार्ज कैरियर्स नहीं सकते। और हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पार्टिकल है जिसके पास चार्ज जो है वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे भी छोटा है, तो ये तो हमारा अजम्पशन ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ओके, और ये जो भी चार्जेस हैं ये पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में। ठीक, अगर हमारा अजम्पशन सही है तो, अगर ये पॉसिबल है तो हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दो कंजर्वेशन जो शब्द आपने 11th में सुन रखा होगा, किस फॉर्मेट में सुना था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लास 11th में था जब आप वर्क एनर्जी पढ़ रहे थे, तो वहां पे आया होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको बताया गया होगा कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक आइसोलेटेड क्या है, सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है एक ऐसा सिस्टम जिसपे बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा होगा, यानी जिसपे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो। ठीक ना, यानी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही होता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसको सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है, वो आइसोलेट है सराउंडिंग से। ठीक ना, सराउंडिंग ना उस पर इंपैक्ट डाल रही है ना वो सराउंडिंग पे इंपैक्ट डाल रहा है। ओके, तो ऐसे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। यहाँ पे इसके सरफेस पे एक बॉल है। ओके, ये क्या है, बॉल है। इसको ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से, इनिशियल v वेलोसिटी v देकर उछाला जाता है, तो क्या होगा, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, h हाइट कर क्या होगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ओके, तो अगर हम लोग इस बॉल और अर्थ को एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर माने, यानी इस बॉल और अर्थ को मिलाकर एक सिस्टम हमने सिस्टम की तरफ ट्रीट किया, और इसके कोई भी एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं वो ऑपरेट नहीं हो रही है। यानी अर्थ है तो जुपिटर होगा, इधर सैटर्न होगा, और मून होगा, सन होगा, इन सब का इंपैक्ट अर्थ पे पड़ेगा, उसी तरीके से बॉल पे पड़ेगा। तो वो सब हम लोग अभी उन सारे इंटरेक्शन को, यानी अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं या फिर ये कहें कि स्टार्स है, सन है और सैटेलाइट्स हैं, इन सब के इंपैक्ट को या इंटरेक्शन, अर्थ के इंटरेक्शन और बॉल के इंटरेक्शन से जीरो माने यानी निग्लेक्ट कर दें इन सारी चीजों को, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट होगा। ओके ना, क्योंकि अर्थ और बाल पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ अर्थ और बाल ही है पूरे यूनिवर्स में, ये समझ लीजिए। अर्थ और बाल के अलावा सारी चीजें गायब है। ठीक।
तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी भी दी जाती है तो h हाइट कुछ निश्चित हाइट h हाइट पर जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ तो इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी था, कितनी एनर्जी थी इसके पास, इस बॉल के पास t=0 पे जो टोटल एनर्जी थी वो थी हाफ। अगर इस बॉल का मास स्मॉल m है तो हाफ mv²। ओके, और तो यहाँ पर तो जाकर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी वैनिश हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी गायब हो जा रही है? नहीं, एनर्जी गायब नहीं हो रही है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टोर हो रही है। यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, अब यहाँ पे जाकर ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी mgh। ठीक, तो यानी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, लेकिन आप ये कहें कि एनर्जी क्या हो सकती है, एनर्जी खत्म हो जा रही है, गायब हो जा रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो ये नहीं होगा। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब वो हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक, जैसे यहाँ पे आप छोड़ेंगे तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो जाएगी, तो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्जन हो गया यहाँ पे एनर्जी का। शुरू में क्या था, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन था। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहती है एक आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम कहना बहुत जरूरी है। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की पर, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ओके, तो मान लीजिए हमारे आइसोलेटेड सिस्टम में हमने क्या किया, एक हीलियम का एटम लिया, क्या किया, हीलियम का एटम लिया और उसको सराउंडिंग आइसोलेट करके रखा है हमने। यानी उस हीलियम एटम पर जो सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जितने भी इंटरेक्शन हैं उनको जीरो कर दे रहे हैं। ओके, यानी उस हीलियम एटम पर जो सराउंडिंग से जो भी फोर्सेस लग रही होंगी, इंटरेक्शन हो रहा होगा, उसको गायब कर देते हैं। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे उसको हम लोग। ठीक ना, तो ये बक्सा है जो कि सराउंडिंग से इस हीलियम एटम को क्या करता है, आइसोलेट करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हीलियम एटम है तो इसके पास न्यूक्लियाई में क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। ओके, और इसके सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। यानी इस तरीके से हो सकता है, इसकी वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, इधर भी, हम लोग मान लेते हैं ऐसे मूव कर रहे होंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरीके से इस एटम से अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस एटम से अलग कर देते हैं। यानी एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हीलियम एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है, यानी एग्जिट करा दिया इस इलेक्ट्रॉन को इसके पैरेंटल एटम से। ओके, एग्जिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली थर्मल रेडिएशन इसको दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थर्मल रेडिएशन, या फिर इसको इतनी एनर्जी दे दें ये क्या करे, अपनी स्टेबिलिटी को खो दे और एटम से बाहर चला जाए एक्साइटेड स्टेट में। ओके, तो अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इस सिस्टम को फिर से बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया था तो ये जो एटम था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। क्या था, एटम जो था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ओके, अब यहाँ पे न्यूक्लियस और ये जो ऑर्बिट है ये ना बनाकर हम लोग इस पूरे ही एटम को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, एक ऐसा एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये हीलियम का एटम रहा। ठीक, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन निकला हुआ। ओके, शुरू में इस सिस्टम पे चार्ज जो था वो 0 था, क्योंकि 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज क्या है, 0 है। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है। ठीक, अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये जो हीलियम है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो उसके पास अब 2 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बचा। यानी जो ये हीलियम न रहकर ये क्या हो गया, हीलियम आयन हो गया है। ये क्या है, हीलियम आयन हो गया। देखिए एटम कब था, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब वो आयन बन गया है, हीलियम आयन हो गया। ठीक, तो इस पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस ई होगा ना, ई प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो
दो प्रोटॉन बच गए और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो दो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसका डबल होगा, लेकिन विथ पॉजिटिव साइन साइन। और एक इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम उस पे क्या होगा, चार्ज होगा, तो माइनस होकर +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज दे देगा। तो इस पे जो नेट चार्ज होगा E प्लस होगा और यहाँ पे E माइनस होगा। तो आपको ये देखने में लग सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यानी यहाँ पे चार्ज का क्रिएशन हो रहा है, चार्ज जनरेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, E माइनस निगेटिव चार्ज भी जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज भी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे तो चार्ज, यहाँ पे चार्ज जीरो था, यहाँ पे चार्ज जनरेट हो गया, तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है, ऐसा नहीं है, चार्ज न ही यहाँ पे जनरेट हुआ है न ही यहाँ पे जनरेट हुआ है। ओके, टोटल जो चार्ज है वो कंजर्व है। कैसे, हमने इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में इस एटम को एक सिस्टम की तरह ट्रीट किया, ठीक। ओके, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये हीलियम आयन और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। अब ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम बना रहे हैं और आइसोलेटेड सिस्टम है ये। तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज अगर अभी भी आप देखेंगे, इस पे E प्लस चार्ज, इस पे E माइनस चार्ज है, तो टोटल चार्ज इस सिस्टम के अंदर कितना है, 0 है, ठीक ना। इंडिविजुअली इस पे पॉजिटिवली E प्लस चार्ज है और इंडिविजुअली इस पे क्या है, माइनस E चार्ज है, यानी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज है। ओके, लेकिन जो हम लोग पूरे सिस्टम का जो चार्ज की बात करते हैं, पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे Q नेट 0 था, तो यहाँ भी Q नेट क्या है, 0 है, तो यहाँ भी टोटल चार्ज 0 है, यहाँ भी टोटल चार्ज 0 है। इसका मतलब चार्ज क्या है, क्रिएट नहीं किया गया है और चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है, चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं। आप ये सोच सकते हैं कि ये यहाँ पे तो E प्लस और E माइनस चार्ज है, यहाँ पे 0 है, जिसका मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय हो गए, नहीं हुए, क्योंकि हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम में इन दोनों को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं और पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो शुरू में भी 0 था, अभी भी 0 है। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज क्या है, कंजर्व है, जो टोटल चार्ज यहाँ पे भी 0 था और यहाँ भी 0 था। ओके, तो क्या है, यहाँ पे चार्ज कंजर्व है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चार्ज। ये क्या था एटम गाइस, हम लोग इसको आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब ये हीलियम आयन और इलेक्ट्रॉन मिलकर फिर से क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है। तो इसी आइसोलेटेड सिस्टम पे हमने देखा कि जो टोटल चार्ज, जो नेट चार्ज था वो 0 था। तो चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। Okay, that is charge cannot be created or destroyed. Okay. In यूनिवर्स की बात कर लेते हैं, यूनिवर्स। ओके, इसका मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्स में लगातार पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। ओके, जैसे शुरू में मान लीजिए पूरे यूनिवर्स पे चार्ज मान लीजिए कि n टाइम्स ऑफ E है, तो ये लगातार 2n टाइम्स E, 3n टाइम्स E, 4n टाइम्स E ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक। और ना ही ये घटता हुआ जाएगा, यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। जैसे इस आइसोलेटेड में जो टोटल चार्ज था वो कंजर्व है, उसी तरीके से यूनिवर्स को अगर आइसोलेटेड सिस्टम मान ले तो उस पूरे यूनिवर्स में जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा दिगांतर तक क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। जितना चार्ज एट ए पर्टिकुलर टाइम पे है वो किसी भी टाइम इंटरवल के बाद उतना ही चार्ज रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि
चार्ज क्या हो, जितना पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो रहा है उतना ही नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो यूनिवर्स में। जैसे अभी क्या है, यूनिवर्स में हीलियम एटम जैसे था, अब क्या हो रहा है, हीलियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन टूट गया तो ये हीलियम आयन बन गया और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो हम हमेशा नेट चार्ज की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पे बात करेंगे। जैसे हम लोग जब कंघी करते हैं बाल में, उसके बाद हम लोग छोटे छोटे पेपर का जो टुकड़ा होता है उसके पास कंघी को लाते हैं, तो वो पेपर जो होता है अट्रैक्ट होता है उस कंघी से। ओके, तो देखेंगे कि इसके पीछे का क्या साइंस है। कल हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की पर बात करेंगे, उसके बाद कूलॉम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे।